हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे गणित पैडागोजी की ये हमारा जो चौथा अभ्यास चलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है, नहीं है। इस नहीं को यहाँ पे आप पहले छोड़ दीजिए और देखिए क्या उद्देश्य है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना, ये उद्देश्य नहीं है। अगला है गणित में बच्चों की जिंदगी के अनुभव का भाग कराना, ये है, यानी कि जो आपको विद्यालय में पढ़ाया जा रहा है वो आपकी ज़िंदगी से कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाए, ये उद्देश्य है उसका। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के लिए बच्चों के अंदर कौशलों को प्रोत्साहन देना भी उद्देश्य है। और अगला है कि तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहित करना भी उद्देश्य है। तो जो नहीं शब्द है, देखिए आपका ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। जो नहीं शब्द है आपका पहले ऑप्शन पे जाता है कि यही इसका आंसर है कि गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करवाना, ये उद्देश्य उसका नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है। उच्चतर स्तर पर आपको देखना है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाना है। आपके ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, गतिविधि आधारित अधिगम और समस्या समाधान विधि। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका जो मैथ पढ़ाने की विधि होगी वह समस्या समाधान विधि होगी, क्योंकि हम उच्च प्राथमिक स्तरों पर निगमन विधि यूज़ करते हैं, जिसमें पहले आपको सूत्र दिए जाते हैं, उसके बाद समस्याओं को सॉल्व करना हो। तो सूत्र के माध्यम से समस्याओं को सॉल्व करना होता है, सवालों को सरल करना होता है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है कि ज्यामिति निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है। यहाँ पे ग्राफ के नाम दिए हैं, आपका हिस्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, दंड आरेख है या फिर चित्रलेख है। तो यहाँ से जो सही आंसर है वो पाई चार्ट है। पाई चार्ट क्या है, आपका ऐसे सर्किल होता है और इसमें ये दिखाएगा, तो ये 25% है, यानी कि ये क्या है, चाहे कोई भी चीज़ दिखाया जाता है कि मोहन इतनी आमदनी खर्च करता है, तो 25 जो प्रतिशत है ये कहीं ना कहीं इस पूरे का एक अंश के रूप में होता है, ये पाई चार्ट होता है। वहीं हिस्टोग्राम आप देखें तो ऐसे दंड आरेख होता है, जो ये दंड अलग नहीं होते वरन एक ही में होते हैं। अब वहीं पर अगर हम दंड आलेख देखें, यानी ऑप्शन 3 देखिए, उसको हम देखें तो ये भी एक दंड आलेख है, लेकिन ये अलग अलग होते हैं कुछ इस तरीके से, और चित्रालेख का नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन के प्रश्न के हिसाब से आपका ऑप्शन 2 सही है कि पाई चार्ट। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अशिक्षित दुकानदार, यानी कि एक दुकानदार है जो अशिक्षित है और कहा जा रहा है कि इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित से आप लाभ उठाएंगे या क्या करेंगे, ये पॉइंट आपको सेलेक्ट करना है। पॉइंट है आपकी गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है, या फिर सभी गणितीय समस्याओं को हल करने पे उपयोगी नहीं है। तीसरा है में स्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता होती है। और चौथा है कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। देखिए जो दुकानदार है वो अशिक्षित है, लेकिन उसका हिसाब किताब गलत नहीं है, क्योंकि हर इस जो खरीदने जाता है वो भी तो पढ़ा लिखा इंसान जाता है, उसका तो हिसाब किताब सही है, वो भी तो अपना आंकड़ा जोड़ता होगा कि इसने मुझे कितना सही दिया कितना गलत दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तरीका वो यूज़ करता है, अशिक्षित होने पर भी उन तरीकों को अपने जीवन में जिसके जो पढ़ाई है आपका उसमें भी उसको समाहित किया जाए। जैसे ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे देखिए कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हो के वो किस तरह से करता है इस चीज़ पर आप चर्चा करेंगे, वो कौन सा पैटर्न यूज़ करता है जिससे वो हिसाब किताब लगाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय है। अगर गणित जो पढ़ाया जाता है उसका मुख्य ध्येय क्या है। पहला दिया है कि विद्यार्थियों को गणित समझने में सहायता करना, ये तो ध्येय है। उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना, ये भी है। बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना, ये भी है। और ज्यामिति में प्रमेयों और उनके प्रमाणों का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, ये भी है। चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन कहाँ है मुख्य। आप गणित पढ़ा रहे हैं तो आपका मुख्य ध्येय क्या होगा। मुख्य ध्येय आपका ऑप्शन 2 देखिए, उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना है। देखिए पढ़ने के लिए तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जीवन में सब कुछ उपयोगी नहीं होता। तो यहाँ कह रहा है कि उन उपयोगी क्षमताओं को विकसित करना है जो उसके जीवन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमने लिया है कि गणित की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। जो आप बहुत से चैप्टर पढ़ाते हैं उस चैप्टर क्लास में लिखा होता है अभ्यास समय। तो ये अभ्यास समय जो होता है वो किस उद्देश्य से होता है, आपको ये उद्देश्य बताना है। देख, पहला है
दैनिक दिनचर्या में बदलाव करना। अभ्यास समय से दिनचर्या में बदलाव नहीं होगा, इसलिए इस ऑप्शन को काट दीजिए। समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, ये हो सकता है। आगे देखिए, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, ये भी सही है। विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी आनंद और मस्ती नहीं करते, अभ्यास समय कहीं ना कहीं उनको पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है। तो देखिए आपके दो ऑप्शन यहाँ पे सही निकल रहे हैं कि समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। अभ्यास समय का ये मतलब कि आप समय को सदुपयोग करें, वो हिसाब के हिसाब से आप करेंगे, लेकिन उसका जो मूल उद्देश्य होता है वो आपके अधिगम के दायरे को फैलाना होता है। तो विस्तृत देखिए, ऑप्शन 3 देखिए कि विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, यानी कि आपके अधिगम को वो और अवसर प्रदान करने के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन 3 आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में नवाचार संबंधित है, किससे संबंधित है? गणित शिक्षण में नवीन प्रयोगों से, गणित में अध्यापक की योग्यता बढ़ाने से, या फिर गणित के पाठ्य पुस्तक से, या फिर गणित के पाठ्यक्रम से। तो गणित में जो नवाचार शब्द है वो है आपकी गणित शिक्षण में जो नवीन प्रयोग हैं उनको ऐड करने से। और प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है कि गणित शिक्षण में नवीन प्रयोगों से नवाचार संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे डिसलेक्सिया मुख्य रूप से की समस्या से संबंधित है। डिसलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित है? सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, या फिर बोलने व सुनने दोनों से। तो डिसलेक्सिया आपका पठन विकार है, पढ़ने की समस्या से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि श्यामपट्ट शिक्षण का अचर है। श्यामपट्ट शिक्षण अगर कार्य होता है तो उसमें श्यामपट्ट की कौन सी भूमिका होती है, ये दिखाना है आपको। स्वतंत्र चर के रूप में, आश्रित चर, मध्यस्थ चर, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो श्यामपट्ट है आपका ब्लैक बोर्ड है वो मध्यस्थ चर होता है। किसके और किसके मध्य के बीच में मध्यस्थ होता है? अध्यापक और छात्र के बीच में एक कड़ी के रूप में ये ब्लैक बोर्ड आपका काम करता है। कैसे? क्योंकि इसी के माध्यम से बच्चों को समझाने का कार्य होता है। तो जो अधिगम है वो किसके मध्य हो रहा है? अध्यापक और छात्र के मध्य मध्यस्थ चर का ये कार्य करता है, क्योंकि अधिगम को ये बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से दृश्य और श्रव्य सामग्री है, यानी कि जिस चीज को आप देखते हैं उससे रिलेटेड अगर बातों को भी सुनते हो उसी वक्त, तो वो आपका दृश्य और श्रव्य सामग्री आता है। देखिए रेडियो आप सिर्फ सुन सकते हैं, देखने के लिए कुछ नहीं है। टेलीविजन में आप चित्रों को देखते भी हैं और साथ में उससे रिलेटेड पॉइंट जो चल रहे होते हैं उन्हें भी सुनते हैं, तो ये ठीक है। श्यामपट्ट में सिर्फ लिखने का कार्य होता है, आप देख सकते हैं। बोलने का कार्य तो टीचर करता है, इसलिए श्यामपट्ट आपका दृश्य सामग्री है। चार्ट भी आपका दृश्य सामग्री है, और रेडियो आपका श्रव्य सामग्री है। और आपसे पूछा गया है कि दृश्य और श्रव्य सामग्री दोनों हो वो, तो आपका टेलीविजन इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2 आपका सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।